आज हम पढ़ेंगे रावचंद्र सेन। रावचंद्र सेन का कार्यकाल 1562 से 1581 ईस्वी था। 7 नवंबर 1562 को राव मालदेव का स्वर्गवास हो गया और उसके साथ ही मारवाड़ के राजघराने में गृह युद्ध प्रारंभ हो गया। मालदेव ने अपनी चहेती रानी स्वरूप दे के कहने पर अपने बड़े पुत्र राम को राज्य से निर्वासित कर दिया। वही समय उदयपुर में था। इसी प्रकार दूसरे पुत्र उदय सिंह को भी राज्याधिकार से वंचित कर फलोदी की जागीर दे दी। इसके बाद स्वरूपदे के चहेते पुत्र चंद्रसेन को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। मालदेव के पुत्रों में आयुगत वरिष्ठता क्रम में चंद्रसेन का स्थान निर्धारित करना संभव नहीं है, लेकिन यह निश्चित है कि चंद्रसेन मालदेव का ज्येष्ठ पुत्र नहीं था और मालदेव ने ज्येष्ठता के परंपरागत नियम का उल्लंघन कर चंद्रसेन को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। अतः मालदेव की जब मृत्यु हुई उसके बाद गृह युद्ध होना असंभावित था। इसी समय भारत की केंद्रीय सत्ता में भी परिवर्तन हुए। शेरशाह की मृत्यु के बाद हुमायूं ने दिल्ली पर अपना पुनः अधिकार कर लिया था, लेकिन वह अधिक से अधिक समय तक जीवित नहीं रह सका और उसकी मृत्यु के बाद अकबर जो उसका पुत्र था वह सिंहासन पर बैठा। अकबर अपनी प्रारंभिक कठिनाइयों का निवारण कर शीघ्र ही साम्राज्य विस्तार हेतु प्रयत्नशील हुआ। इसके लिए उसने राजपूतों को अपना लक्ष्य बनाया। अलवर, नागौर और अजमेर पर अफगानों का वर्चस्व समाप्त करके उसने अपने सूबेदार यहाँ पर नियुक्त किए। राजपूत राज्यों के आंतरिक गृह कलह ने उसे उन राज्यों में हस्तक्षेप करने का अवसर प्रदान किया और अकबर जो था वो धार्मिक रूप से सहिष्णु था, तो उसी नीति के माध्यम से उसने राजपूत शासकों को अपनी ओर आकर्षित किया और राजपूतों की स्वाधीनता समाप्त करने का प्रयास किया। फलस्वरूप राजपूताने पर पराधीनता छा गई। इस बदलती हुई परिस्थितियों में राव मालदेव की मृत्यु हो गई। राव मालदेव द्वारा मनोनीत उत्तराधिकारी चंद्रसेन इस समय अपनी जागीर सिवाड़ा में था। अतः अपने पिता की मृत्यु की सूचना पाते ही वह जोधपुर आया और 31 दिसंबर 1562 को मारवाड़ की गद्दी पर बैठा। नवंबर में मालदेव की मृत्यु हो हुई थी और दिसंबर के अंत में चंद्रसेन का राज्याभिषेक हुआ था। अतः स्पष्ट है कि इस बीच मारवाड़ में गृह अशांति व्याप्त थी। इस अवसर का लाभ उठाकर मुगल सेना ने जालोर पर आक्रमण कर दिया। राठौड़ सेना ने विवश होकर मुगल सेना नायक मीर जहां को लाहौर का दुर्ग सौंप दिया। इस प्रकार राज्याभिषेक के तत्काल बाद ही चंद्रसेन को जालोर दुर्ग से वंचित होना पड़ा। इस समय में मारवाड़ में भी गृह कलह आरंभ हो गया। वास्तव में चंद्रसेन को मारवाड़ की गद्दी मिलना अनेक सरदारों को अच्छा नहीं लगा। उन्होंने राम और उदय सिंह और रायमल को राव चंद्रसेन के विरुद्ध उकसाते हुए पत्र लिखे। राव के ये तीनों भाई पहले से ही राव से अप्रसन्न थे, अतः विरोधी सरदारों के पत्र मिलते ही उन्होंने चंद्रसेन के विरुद्ध विद्रोह का झंडा खड़ा कर दिया। राम केलवा से अपनी सेना लेकर मारवाड़ की ओर आया तो सोजत के आसपास उसने लूटमार की। इसी समय रायमल ने दुनाड़े के आसपास लूटमार की। इसकी सूचना प्राप्त होते ही राव चंद्रसेन अपनी सेना लेकर आगे बढ़ा। चंद्रसेन ने रायमल का दमन कर उसे भगा दिया, फिर सोजत की ओर बढ़ना आरंभ किया। पहले तो राम ने नाडोल में रहकर चंद्रसेन का मुकाबला करने का निश्चय किया, किंतु शीघ्र ही उसके पैर उखड़ गए और वो वहां से भाग खड़ा हुआ। लगभग इसी समय जबकि राव चंद्रसेन राम और रायमल का दमन करने में लगा हुआ था, उदय सिंह ने फलोदी से आगे बढ़कर गांगाणी पर अधिकार कर लिया, जो जोधपुर के उत्तर पूर्व में लगभग 18 मील दूर पर स्थित था। राम और रायमल को खदेड़कर राव चंद्रसेन उदय सिंह पर आक्रमण करने के लिए बढ़ा, किंतु उदय सिंह गांगाणी से भाग खड़ा हुआ। इस समय राव चंद्रसेन की सेना ने उसका पीछा किया और लोहावड़ नामक स्थान पर दोनों में युद्ध हुआ। इस युद्ध में बर्छी के वार से उदय सिंह घायल हो गए, अतः उनके साथी उन्हें किसी तरह युद्ध स्थल से बचा के ले गए। इस युद्ध में उदय सिंह के अनेक सहयोगी सरदार भी मारे गए और विजय चंद्रसेन की ही रही। उदय सिंह इस पराजय से हतोत्साहित नहीं हुआ, वह फलोदी जाकर पुनः युद्ध की तैयारी करने लगा। इस पर राव चंद्रसेन ने फलोदी पर चढ़ाई कर दी। उस समय मुगल सम्राट अकबर का वर्चस्व फैल रहा था, अतः इस आपसी कलह से राठौड़ों की हानि देखकर कुछ चतुर सरदारों ने चंद्रसेन को समझा बुझाकर वापस लौटा दिया। जब चंद्रसेन वापस आ गए तो जोधपुर पर मुगलों का आक्रमण हुआ। राम एक बार फिर पराजित होकर भाग चुका था, लेकिन वह भी शांत नहीं बैठने वाला था। उसने भी पुनः युद्ध की तैयारी आरंभ कर दी। अतः चंद्रसेन ने राम के विरुद्ध एक सेना भेजी। नाडोल नामक स्थानों में दोनों में युद्ध हुआ। जब राम को अपनी विजय की कोई आशा नहीं रही तो वह युद्ध स्थल से भाग गया और अजमेर के मुगल हाकिम हुसैन कुली बैग के से सहायता के लिए याचना की। मुगलों ने राजपूताने को पहले से वो जीतना चाहते थे और जब उन्हें यह अवसर मिला आंतरिक कलह का मेवाड़ में, तो उन्होंने इस अवसर का लाभ उठाया। राम हुसैन कुली के नेतृत्व में मुगलों की सेना लेकर जुलाई 1563 में बावड़ी नामक स्थान पर पहुंचा, किंतु इस समय राम के कुछ चतुर सरदारों ने राम व चंद्रसेन के बीच संधि करवा दी, जिसके अनुसार राव चंद्रसेन ने सोजत का परगना राम को दे दिया। चंद्रसेन से सोजत का परगना पाकर भी राम को जब संतोष नहीं हुआ, तब
1564 में राम अकबर के दरबार में पहुंचा और उसने अकबर की अधीनता स्वीकार करके उससे सहायता की प्रार्थना की। इस समय अकबर ने राजपूताना के कुछ राज्यों से मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित कर लिए थे। मारवाड़ के प्रमुख दो दुर्गों मेड़ता और नागौर उसके पहले से ही अधिकार में थे और जोधपुर पर अधिकार करके वो मारवाड़ की विजय को पूरा करना चाहता था। मारवाड़ राज्य के आपसी फूट ने उसे ये अवसर दिया, अतः अकबर ने राम की प्रार्थना तुरंत स्वीकार कर ली और हुसैन कुली के नेतृत्व में एक शाही सेना जोधपुर पर आक्रमण करने के लिए भेज दी। मई 1564 में लगभग हुसैन कुली के नेतृत्व में मुगल सेना ने जोधपुर पर आक्रमण कर जोधपुर के किले को घेर लिया। राव चंद्रसेन भी किले में आश्रय लिए हुए था और मुगल सेना का उसने लगातार सामना किया। राव चंद्रसेन ने किले के पश्चिमी भाग की रक्षा हेतु रानीसर नामक तालाब की प्राचीर पर कुछ सैनिक तैनात कर दिए थे। जब मुगलों को किले में प्रवेश करने में सफलता नहीं मिली तो उन्होंने रानीसर की प्राचीर पर भीषण आक्रमण कर दिया और प्राचीर पर मुगलों का अधिकार हो गया। रानीसर की प्राचीर से किले में प्रवेश करना बहुत आसान था। इधर काफ़ी समय तक घेरे से किले में रसद की भी कमी हो गई थी, अतः चंद्रसेन अपने कुछ सरदारों के साथ किला छोड़कर भाद्राजून की तरफ चले गए। जोधपुर पर मुगलों का अधिकार हो गया। इस प्रकार मालदेव के पुत्रों की आपसी कलह से मारवाड़ पर मुगलों का आधिपत्य हुआ। जोधपुर छोड़ने के बाद राव चंद्रसेन की आर्थिक स्थिति बिगड़ने लगी। वह अपने रत्न और आभूषणों को बेचने के लिए विवश हो गए और उसी के माध्यम से वह अपने साथियों का खर्च चलाने लगे। इसी समय राव मालदेव द्वारा संग्रह किया हुआ एक लाल, जिसका मूल्य लगभग 60,000 रुपये था, उसने मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह को बेच दिया। इसके पश्चात राव चंद्रसेन ने अकबर से भी भेंट की थी। जोधपुर छोड़ने के बाद अगले 6 वर्ष चंद्रसेन के बड़े कष्टों के साथ व्यतीत हुए। इधर उत्तरी भारत में पंजाब से लेकर बिहार तक अकबर का साम्राज्य सुदृढ़तापूर्वक स्थापित हो चुका था। राजस्थान की दक्षिण पूर्वी सीमा पर स्थित मालवा प्रांत भी 1562 में पूर्णतः अकबर के अधीन हो गया था। राजस्थान में नागौर, जोधपुर, जैतारण, अजमेर और आमेर के उत्तर पूर्व के सारे प्रदेशों पर मुगलों का आधिपत्य था। 1568 में चित्तौड़ पर तथा 1569 में रणथंभौर दुर्ग पर भी अकबर का अधिकार हो गया। रणथंभौर विजय के बाद 1570 में अकबर अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह पर जियारत करने गया और वहां से सीधा नागौर पहुंचा। यहाँ बीकानेर के राव कल्याणमल अपने उत्तराधिकारी कुंवर राय सिंह के साथ आया और अकबर की अधीनता उसने स्वीकार कर ली। इसी प्रकार जैसलमेर के राव हरराय ने भी अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। इन दोनों शासकों ने अकबर से वैवाहिक संबंध भी स्थापित किए। राव चंद्रसेन भी अपना राज्य पुनः प्राप्त करना चाहता था, इसलिए वो भी नागौर दरबार पहुंचा। उसी समय उसका बड़ा भाई उदय सिंह भी वहाँ उपस्थित था। राजस्थानी स्रोतों में केवल चंद्रसेन का अकबर से मिलने का उल्लेख मिलता है, किंतु उनके मिलने का कोई उद्देश्य नहीं होता तथा बादशाह से मिलकर पुनः भाद्राजून लौटने का उल्लेख मिलता है। अगर गजल और बदायूं के अनुसार नागौर में अगर राव चंद्रसेन ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी, वो चाहे जिन्हें विभाग से तवारीखों के आधार पर इस तथ्य को स्वीकार किया है, लेकिन यदि चंद्रसेन ने शाही अधीनता स्वीकार कर ली तो फिर अकबर ने उस पर आक्रमण क्यों किया। अकबर ने अजमेर के तत्कालीन सूबेदार खान कलां को चंद्रसेन के विरुद्ध फरवरी 1577 में भाद्राजून पर आक्रमण करने के लिए भेजा। अगर उसकी अधीनता स्वीकार कर लेता तो अकबर ऐसा क्यों करता। इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए भारतीय स्रोतों में इस तथ्य को स्वीकार नहीं किया जा सकता कि चंद्रसेन ने शाही अधीनता स्वीकार कर ली थी। इसके पश्चात यदि वो अधीनता स्वीकार करता तो अकबर से, लेकिन यदि वो अधीनता स्वीकार नहीं करने गया था तो उसने अकबर से भेंट क्यों की। फिर उसके ज्येष्ठ पुत्र राय सिंह को अकबर की सेवा में छोड़कर भाद्राजून क्यों लौटा। ऐसी संभावना प्रतीत होती है कि चंद्रसेन अपने राज्य पर अपने अधिकार का औचित्य प्रकट करने के लिए गया था, लेकिन वहाँ उसका बड़ा भाई उदय सिंह पहले से ही उपस्थित था। अकबर का झुकाव संभवतः उदय सिंह की ओर रहा होगा, लेकिन स्पष्ट रूप से न तो चंद्रसेन ने मना किया होगा, न ही उदय सिंह को जोधपुर देने की बात जाहिर की होगी। इसे चंद्रसेन ने अनुभव किया होगा कि अकबर एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के विरुद्ध लड़ाकर अपना स्वार्थ सिद्ध कर रहा है। चंद्रसेन स्वाधीन प्रकृति का व्यक्ति था, अतः वह नागौर में अधिक नहीं रहा। फिर भी चंद्रसेन को अकबर की ओर से कुछ आशा अवश्य रही होगी, तभी उसने अपने पुत्र को वहां छोड़ दिया होगा। मारवाड़ की परतंत्रता की श्रृंखला में नागौर दरबार एक अत्यंत महत्वपूर्ण कड़ी है। यहाँ पर लिए गए निर्णय अकबर की भावी नीति के आधार बने। यहाँ पर अकबर ने चंद्रसेन की शक्ति को पूर्णतः नष्ट करने का संकल्प किया और उसके भाइयों को प्रलोभन देकर अपना अनुयायी बनाया। जिन नरेशों ने अकबर से वैवाहिक संबंध स्थापित किए उसके प्रति उसने मैत्रीपूर्ण नीति अपनाई, और जिन नरेशों ने वैवाहिक संबंध स्थापित करना तो दूर रहा, अधीनता भी स्वीकार नहीं की, उसके प्रति उसने शत्रु भाव किए और उनकी शक्ति को कुचलने का प्रयास किया। चंद्रसेन के नागौर से लौटने के बाद अकबर ने उसके बड़े भाई उदय सिंह को सामावली नामक स्थान पर अधिकार करने की आज्ञा दे दी। ऐसा करके
अकबर ने एक ओर तो उदय सिंह को अपना अनुयायी बना लिया और दूसरी ओर सामावली में होने वाले गुर्जरों के उपद्रव को भी शांत कर सका। चंद्रसेन के दूसरे बड़े भाई राम को प्रलोभन देकर मिर्जा बंधु को दबाने के लिए शाही सेना के साथ भेज दिया गया। इसके पश्चात अकबर ने भाद्रजून पर अधिकार करने का प्रयास किया। यद्यपि चंद्रसेन अपने पुत्र राय सिंह को अकबर की सेवा में छोड़ आया था, लेकिन इससे अकबर का उद्देश्य पूरा नहीं हुआ, क्योंकि वह तो चंद्रसेन को अपने अधीन करना चाहता था। इधर चंद्रसेन अधीनता स्वीकार करना तो दूर रहा, सामान्य शिष्टाचार का उल्लंघन करते हुए अचानक नागौर से लौट आया था। चंद्रसेन का यह बर्ताव अकबर को अच्छा नहीं लगा, अतः अकबर के निर्देशानुसार अजमेर के तत्कालीन सूबेदार खान कला ने चंद्रसेन के विरुद्ध भाद्रजून पर चढ़ाई कर दी। चंद्रसेन के पास शाही सेना के मुकाबले के लिए पर्याप्त शक्ति नहीं थी, अतः उसने शाही सेना से युद्ध करना उचित नहीं समझा। वह भाद्रजून से निकलकर सिवाना की तरफ चला गया और 17 फरवरी 1571 को भाद्रजून पर मुगलों का अधिकार हो गया। भाद्रजून छोड़ने के बाद अगले 4 वर्ष तक वह सिवाना के दुर्ग में रहा। इन वर्षों में उसने आसरलाई गांव में लूटमार की और अजमेर प्रांत के भिनाई नामक एक गांव में भी उसने भील उपद्रवों को शांत किया।